हेलो दोस्तों, आप सभी कैसे हैं। आज हम देखेंगे प्राचीन इतिहास का 5वां पार्ट, जिसमें हम गुप्त काल को देखेंगे और ये संभवतः आज प्राचीन इतिहास को ख़त्म कर दिया जाएगा। आइए देखते हैं। गुप्त काल है। कुषाणों के पश्चात गुप्त वंश भारत में 320 ईस्वी में स्थापित हुआ। तो गुप्त वंश किसके पश्चात स्थापित हुआ? कुषाणों के पश्चात। कब स्थापित हुआ? 320 ईस्वी में। इस राजवंश के शासकों ने भारत के विशाल भूभाग पर लगभग 200 वर्षों से अधिक समय तक शासन किया। गुप्त शासकों ने व्यापार, कला, साहित्य, वन, विज्ञान और तकनीक के विकास को बहुत प्रोत्साहित किया। गुप्त सम्राटों ने विशाल साम्राज्य स्थापित कर केंद्रीय शक्ति को सुदृढ़ किया और श्रेष्ठ प्रशासन प्रबंध के द्वारा शांति स्थापित की। इसलिए गुप्त काल को भारत का स्वर्ण युग कहते हैं। तो किस काल को भारत का स्वर्ण युग कहते हैं? तो वो कौन सा काल है? गुप्त काल। आगे देखते हैं। गुप्त काल का पहला राजा श्रीगुप्त हुआ। ये पूछा जाता है कि गुप्त काल का पहला शासक कौन था या संस्थापक कौन था? तो कौन था? श्रीगुप्त, जो कि 240 से 280 ईस्वी तक तथा द्वितीय राजा घटोत्कच 280 ईस्वी से 319 ईस्वी तक बना। फिर उसके बाद आता है चंद्रगुप्त प्रथम, 319 से 335 ईस्वी। इस वंश का प्रथम शक्तिशाली शासक पूछा जाएगा। गुप्त वंश का प्रथम शक्तिशाली शासक कौन था? तो कौन था? चंद्रगुप्त प्रथम थे। इन्होंने महाराजाधिराज, ये बहुत इंपॉर्टेंट है कि महाराजाधिराज की उपाधि किसने धारण की थी? तो चंद्रगुप्त प्रथम ने। तथा इनकी रानी कुमार देवी लिच्छवी गणराज्य की राजकुमारी थी। तो इनकी पत्नी का नाम क्या था? इनकी जो रानी थी उनका नाम था कुमार देवी। चंद्रगुप्त प्रथम ने विक्रम संवत या गुप्त संवत को चलाया। विक्रम संवत या गुप्त संवत को किसने प्रारंभ किया? तो किसने प्रारंभ किया? चंद्रगुप्त प्रथम ने। गुप्त संवत का प्रारंभ 319 से 320 ईस्वी से होता है। आगे देखते हैं समुद्रगुप्त को। समुद्रगुप्त प्रथम के बाद चंद्रगुप्त प्रथम के बाद उसका पुत्र समुद्रगुप्त। समुद्रगुप्त किसका पुत्र था? तो चंद्रगुप्त प्रथम का। समुद्रगुप्त महान विजेता था। समुद्रगुप्त ने आर्यावर्त के 9 शासकों को, कितने शासकों को? 9 शासकों को पराजित कर उनके राज्यों को अपने राज्य में मिला लिया तथा दक्षिणापथ के 12 राज्यों को पराजित कर उनसे उपहार मतलब कर प्राप्त कर मुक्त कर दिया। चंद्रगुप्त के विजय अभियान का वर्णन प्रयाग प्रशस्त में मिलता है। कहाँ मिलता है? प्रयाग प्रशस्त में। प्रयाग प्रशस्त की रचना समुद्रगुप्त के दरबारी कवि हरिसेन ने की थी। ये बहुत इंपॉर्टेंट है कि प्रयाग प्रशस्त की रचना किसने की थी? तो किसने की थी? हरिसेन ने, जो इलाहाबाद स्थित अशोक के स्तंभ पर उत्कीर्ण है। सम्राट समुद्रगुप्त को भारत का नेपोलियन कहा जाता है। क्यों कहा जाता है? क्योंकि उसे कभी पराजय का सामना नहीं करना पड़ा। समुद्रगुप्त ने विजय प्राप्त करने के बाद अश्वमेध यज्ञ किया। इसने सोने के सिक्कों का निर्माण करवाया जिसमें अश्वमेध के घोड़े अंकित हैं। ये इसमें एक ही मतलब ये ज़्यादा इम्पोर्टेंट है कि नेपोलियन किसे कहा जाता है? तो समुद्रगुप्त को। और प्रयाग प्रशस्त की रचना किसने की थी? हरिसेन। हरिसेन किसका दरबारी कब था? तो किसका था? समुद्रगुप्त का। फिर आगे हम देखते हैं चंद्रगुप्त द्वितीय को, जिनका कार्यकाल है 375 ईस्वी से 414 ईस्वी। फिर इसमें देखते हैं समुद्रगुप्त के बाद उसका पुत्र, मतलब चंद्रगुप्त प्रथम का पुत्र समुद्रगुप्त और समुद्रगुप्त का पुत्र चंद्रगुप्त द्वितीय राजगद्दी पर बैठा। चंद्रगुप्त गुप्तियों ने लगभग 400 वर्षों से मालवा व गुजरात में शासन कर रहे शकों को हराया। किसको हराया? शकों को। शक विजय के उपलक्ष्य में इन्होंने चांदी के सिक्के चलाए तथा विक्रमादित्य की उपाधि धारण की। तो विक्रमादित्य की उपाधि किसकी है? चंद्रगुप्त द्वितीय की।
और चंद्रगुप्त प्रथम की उपाधि क्या थी? महाराजाधिराज की उपाधि थी। भारत के नेपोलियन किसे कहते हैं? तो समुद्रगुप्त को कहते हैं। आगे हम देखते हैं कुमारगुप्त प्रथम या व स्कंदगुप्त। चंद्रगुप्त द्वितीय के बाद क्रमशः कुमारगुप्त प्रथम 414 से 455 ईस्वी और स्कंदगुप्त 455 ईस्वी से 465 ईस्वी राजगद्दी पर बैठे। स्कंदगुप्त के शासनकाल में गुप्त साम्राज्य पर होड़ों ने आक्रमण कर दिया। अब पूछा जाता है कि होड़ों का आक्रमण किसके समय हुआ? तो किसके समय हुआ? स्कंदगुप्त के समय। होड़ कहाँ के थे? मध्य एशिया के क्रूर एवं बर्बर जात के लोग थे। वे जहाँ जाते थे वहाँ तोड़ फोड़ करते थे। स्कंदगुप्त ने सफलतापूर्वक होड़ों को पराजित किया। स्कंदगुप्त ने गुजरात में सुदर्शन झील, ये इंपॉर्टेंट है कि सुदर्शन झील का जीर्णोद्धार किसने करवाया, मतलब पुनर्निर्माण किसने करवाया? तो किसने करवाया? स्कंदगुप्त ने। स्कंदगुप्त के बाद गुप्त वंश के उत्तराधिकारी शासक होड़ों का प्रहार रोक नहीं सके। अंतिम गुप्त शासक बुद्धगुप्त के समय से ही गुप्त साम्राज्य विघटित होता चला गया। 6ठी शताब्दी के अंत में गुप्त वंश का अंत हो गया। तो इसमें गुप्त वंश का प्रथम शासक किसे? श्रीगुप्त। और अंतिम शासक कौन था? बुद्धगुप्त। पहला शक्तिशाली शासक चंद्रगुप्त प्रथम। फिर प्रशासन देख लेते हैं। गुप्त काल में सम्राट शासन का केंद्र होता था। राजा की सहायता के लिए मंत्री परिषद होती थी जिसके सदस्यों को अमात्य कहा जाता था। तो अमात्य किसे कहते थे? जो मंत्री परिषद के सदस्य होते थे। गुप्त साम्राज्य भुक्ति प्रांत में विभाजित था। प्रांत को ही क्या कहते थे? भुक्ति। जैसे एक साम्राज्य है और फिर इसमें छोटे छोटे क्या होते थे? प्रांत। और इन्हीं प्रांतों को हम क्या कहते थे? भुक्ति कहते थे। कब कहते थे? ये गुप्त काल में। ठीक, आगे देखते हैं। भुक्ति के प्रमुख को उपरक भुक्त या प्रांत के जो प्रमुख होता है उपरिक कहा जाता था। भुक्ति विषय जिला में विभाजित था। जो फिर उसके बाद क्या होता था? जो भुक्ति है, मान लो ये भुक्ति है, तो इसमें छोटे छोटे क्या होते थे? जिले होते थे, जिन्हें क्या कहते थे? इन्हीं को हम कहते थे विषय। फिर विषय वीथी में विभाजित था। गुप्त काल में ग्रामों के समूह की सबसे छोटी इकाई थी, ग्राम थी। गुप्त काल में राज्य के अधिकारियों को नगद वेतन के स्थान पर भूमि दान दी जाती थी। सामान्यतः कुल उपज का 1/6 भाग कर के रूप में लिया जाता था। तो सबसे पहले क्या होता था? सम्राट, फिर उसके नीचे फिर सबसे पहले क्या होता था? साम्राज्य। साम्राज्य के नीचे प्रांत। प्रांत को क्या कहते थे? भुक्ति। और फिर उसके नीचे कौन होता था? विषय। फिर विषय के नीचे क्या होता था? वीथी। और वीथी के नीचे क्या होता था? ग्राम। ऐसे एक क्रम चलता रहता था। यहाँ देख लेते हैं। पहले साम्राज्य, साम्राज्य के नीचे भुक्ति, भुक्ति को प्रांत कहते थे। फिर विषय, विषय को क्या? जिला है। फिर वीथी, ग्रामों का जो समूह होता है, 10-12 गांव, 50 गांव मिलकर एक समूह बना लेते हैं जिसने वीथ। और सबसे छोटी इकाई क्या थी? ग्राम। धर्म क्या था? गुप्त शासक वैष्णव धर्म के अनुयायी थे। इन्होंने परम भागवत की उपाधि धारण की। गुप्त शासकों का राजकीय चिन्ह गरुड़ था। इसमें सिर्फ इतना याद रखना है कि कौन से धर्म मानते थे? वैष्णव धर्म। उपाधि कौन सी धारण करते थे? परम भागवत। और राजकीय चिन्ह क्या था? तो गरुड़ था। गुप्त साम्राज्य की उपलब्धियां देख लेते हैं। संगीत। गुप्त शासक संगीत प्रेमी थे। कुछ सिक्कों पर बीड़ा बजाते हुए समुद्रगुप्त का चित्र अंकित है। तो बीड़ा बजाते हुए किस गुप्त शासक का चित्रांकन हुआ है? तो वो समुद्रगुप्त। फिर कला देख लेते हैं। स्थापत्य, मूर्तिकला एवं चित्रकला इस युग को महान देन है। गुप्तकालीन मंदिर का सर्वोत्तम उदाहरण देवगढ़ का 10वां अवतार
मंदिर है। फिर भूमरा नामक स्थान पर शिव का चबूतरा और शिवलिंग इस युग की स्थापत्य कला के नमूने हैं। तो देवगढ़ का दशावतार मंदिर किस काल से संबंधित, किस वंश से, तो गुप्त वंश से संबंधित है। मूर्तियाँ हिंदू हैं, वैष्णव, शैव, बौद्ध, जैन आज सभी धर्मों से संबंधित है। मूर्तियों का निर्माण सफ़ेद बलुआ पत्थरों से हुआ। औरंगाबाद जो कि महाराष्ट्र में है के पास अजंता की प्रसिद्ध गुफा है। गुफा की दीवारों पर बुद्ध के जीवन से संबंधित घटनाओं का चित्रांकन किया गया है। फिर आगे देखते हैं साहित्य के बारे में। लिटरेचर, गुप्त काल में साहित्य के क्षेत्र में अत्यधिक प्रगति हुई। चंद्रगुप्त द्वितीय जिन्हें विक्रमादित्य के दरबार में नवरत्न थे, नवरत्न किसके दरबार में थे, चंद्रगुप्त द्वितीय के। इन नवरत्नों में कालिदास भी थे। कालिदास की प्रमुख रचना अभिज्ञान शकुंतलम, ये बहुत इंपॉर्टेंट है। कालिदास की रचनाएं कौन कौन सी हैं, अभिज्ञान शकुंतलम, रघुवंश, कुमार संभव। इस काल में शूद्रक ने मृच्छकटिकम तथा विशाखदत्त ने मुद्रा राक्षस नामक प्रसिद्ध नाटक लिखे थे। कौन नाटक दो हैं, मृच्छकटिकम किसके द्वारा लिखा गया, शूद्रक के द्वारा, और दूसरा नाटक कौन है, मुद्रा राक्षस किसके द्वारा लिखा गया, विशाखदत्त के द्वारा। और कालिदास की प्रमुख रचना कौन है, अभिज्ञान शकुंतलम, रघुवंश और कुमार संभवम। इसको याद रखना है आपको। इस काल में पुराणों की रचना प्रारंभ हुई। विष्णु शर्मा द्वारा पंचतंत्र की रचना हुई। अब पंचतंत्र के लेखक कौन है, तो वो विष्णु शर्मा हैं। इनके द्वारा लिखी गई कहानियाँ बच्चों को सूझबूझ की जानकारी देती हैं। रामायण तथा महाभारत को भी इसी समय अंतिम रूप दिया गया, मतलब लास्ट फेज जो लिखा गया इसी समय दिया गया। फिर आगे देखते हैं विज्ञान। इस काल में विज्ञान के क्षेत्र में विशेष प्रगति हुई। इस काल के प्रसिद्ध वैज्ञानिक आर्यभट्ट ने बताया कि पृथ्वी गोल है तथा सूर्य का चक्कर लगाती है। इनके सम्मान में भारत का प्रथम कृत्रिम उपग्रह का नाम आर्यभट्ट रखा गया है। दिल्ली महरौली में कुतुब मीनार के प्रांगण में स्थित लौह स्तंभ को वैज्ञानिक प्रगति का बेजोड़ नमूना माना जाता है, जिसमें ये पूछा जाता है जो लौह स्तंभ है वो कहाँ है, तो कुतुब महरौली में कुतुब मीनार के प्रांगण में। फिर आगे देखते हैं वराह मिहिर चंद्रगुप्त द्वितीय विक्रमादित्य के दरबार में नवरत्नों में से एक थे। वराह मिहिर प्रथम व्यक्ति थे जिन्होंने बताया कि कोई न कोई ऐसी चीज़ है जो ज़मीन के साथ चिपकाए रखती है। इसी शक्ति को आज क्या करते हैं, गुरुत्वाकर्षण, जो कि हम किसमें, विज्ञान में पढ़ते हैं। फिर है फाहियान के अनुसार गुप्त काल की स्थिति, सामाजिक स्थिति। विदेशी यात्री फाहियान चंद्रगुप्त द्वितीय विक्रमादित्य के समय भारत आया। उसने लिखा कि चंद्रगुप्त विक्रमादित्य का शासन बहुत अच्छा था। उसके समय में प्रजा सुखी और धनी थी। लोग स्वतंत्रतापूर्वक व्यवसाय करते थे। धर्मशाला में भोजन करने का समुचित व्यवस्था थी। राज्य में चोरी का नाम नहीं सुना जाता था। देश में शांति थी। राजा और प्रजा एक दूसरे के प्रति आदर और सम्मान का भाव रखते थे। कर बहुत कम थे। अपराधियों पर जुर्माना लगाया जाता था। किसी को मौत की सज़ा नहीं दी जाती थी गुप्त काल में। फाहियान ने पाटलिपुत्र में एक विशाल चिकित्सालय देखा। गुप्त काल में लोग लहसुन, प्याज, शराब का सेवन नहीं करते थे। वो अहिंसक और सत्यवादी थे। फिर इसके बाद जो वंश होता है पुष्पभूति वंश। गुप्त काल के लगभग 100 वर्षों के बाद उत्तर भारत में पुष्पभूति वंश या वर्धन वंश, इसी को चाहे पुष्पभूति वंश कहो चाहे वर्धन वंश, का उदय हुआ। इनकी राजधानी कौन सी थी, थानेश्वर थी। बहुत इंपॉर्टेंट है। पुष्पभूति वंश की राजधानी कहाँ थी, तो थानेश्वर। इस वंश का प्रथम राजा प्रभाकर वर्धन था। इसके दो पुत्र राज्यवर्धन और हर्षवर्धन और पुत्री राजश्री थी। किसके पुत्र, प्रभाकर वर्धन के दो पुत्र राज्यवर्धन, हर्षवर्धन और राजश्री पुत्री थी। हर्षवर्धन देखते हैं। हर्षवर्धन 16 वर्ष की आयु में 606 ईस्वी में गद्दी पर बैठा। हर्षवर्धन की प्रारंभिक राजधानी थानेश्वर थी। बाद में उन्होंने क्या किया, कन्नौज को भी अपनी राजधानी बनाया। हर्ष स्वयं विद्वान था। वो विद्वानों का आश्रयदाता था। हर्षवर्धन ने संस्कृत के नाटकों नागनंदा, रत्नावली और प्रियदर्शिका की रचना की। ये बहुत इंपॉर्टेंट है कि नागनंदा, रत्नावली और प्रियदर्शिका जो 3 नाटक हैं संस्कृत के, इसके रचनाकार कौन थे, तो हर्षवर्धन थे। फिर आगे देखते हैं बाणभट्ट हर्ष के दरबारी कब थे। हर्षवर्धन का दरबारी कब कौन था, बाणभट्ट था। इन्होंने हर्षचरित नामक पुस्तक की लिखी थी।
चीनी यात्री हुएनसांग या युआन चांग हर्षवर्धन के शासनकाल में भारत आया। कितने वर्षों तक रहा? 15 वर्षों तक। फिर देखते हैं वर्धन काल या हुएनसांग की नज़र में जो हर्षवर्धन का शासनकाल था कैसा था। हर्षवर्धन एक प्रजापालक और उदार शासक था। हर्षवर्धन ने जिन राज्यों पर विजय प्राप्त की उन राज्यों ने हर्ष की अधीनता स्वीकार कर ली। उसके शासन में अपराध कम होते थे। अपराध करने वाले को कठोर दंड दिया जाता था। अपने संपूर्ण साम्राज्य को भुक्तियों मतलब प्राण, विषयों, जिलों तथा ग्रामों में विभाजित किया। अब हर्षवर्धन देखो, हर्षवर्धन बौद्ध धर्म से लगाव था। उन्होंने कन्नौज में एक विशाल धर्म सभा बुलाई। वह बहुत दानी भी था। वह प्रति 5वें वर्ष प्रयाग के मेले में आकर दान करते थे। नालंदा का विश्वविद्यालय जो विश्व प्रसिद्ध विश्वविद्यालय हर्षवर्धन के राज्य में था। यहाँ धर्म के अतिरिक्त व्याकरण, तर्क, चिकित्सा विज्ञान, शिल्प उद्योग की शिक्षा दी जाती थी। 647 ईस्वी में हर्षवर्धन की मृत्यु हो गई। उन्होंने लगभग 40 वर्षों तक शासन किया। उनकी मृत्यु के बाद मध्य भारत में केंद्रीय शासन सत्ता छिन्न भिन्न हो गई और उत्तर तथा दक्षिण भारत के छोटे छोटे राजवंश की स्थापना हुई। फिर हम आगे देखते हैं राजपूत काल जो 7वीं शताब्दी से 11वीं शताब्दी के बीच है। प्रमुख राजवंश कौन कौन हैं देखते हैं। जैसे पहला है प्रतिहार वंश जो कि उज्जैन में था। इस वंश को गुर्जर प्रतिहार वंश भी कहते हैं। इस वंश का मुख्य शासक नाग भट्ट एवं मिहिर भोज थे। प्रतिहार शासक महेंद्र पाल के दरबार में सुप्रसिद्ध रचनाकार राजशेखर निवास करते थे। राजशेखर जो थे किसके दरबार में रहते थे? तो महेंद्र पाल के। फिर आगे देखते हैं गहाड़वाल वंश। गढ़वाल वंश, इस वंश के संस्थापक चंद्रदेव थे। गढ़वालों ने अपनी राजधानी कन्नौज को बनाया, जबकि काशी इनकी दूसरी राजधानी थी। तो काशी दूसरी राजधानी किसकी थी? तो गढ़वालों की थी। इस वंश का शासक गोविंद चंद ने तुर्क आक्रमण को विफल कर दिया। इस वंश का अंतिम शासक जयचंद या जिसे मोहम्मद गोरी ने क्या किया था? चंदावर के युद्ध में पराजित किया था। जो जयचंद था किस वंश से संबंधित था? तो गढ़वाल से। आगे देखते हैं चौहान या चहमान वंश। इस वंश का स्थापना वासुदेव ने की। प्रारंभ में अजमेर में शासन करते थे, बाद में इन्होंने दिल्ली को अपनी राजधानी बना लिया। इसी के साथ दिल्ली भारत में सत्ता का केंद्र बन गई। इस वंश का सबसे प्रतापी शासक पृथ्वीराज चौहान या पृथ्वीराज तृतीय था। पृथ्वीराज चौहान ने 1191 ईस्वी में तराइन का प्रथम युद्ध कब हुआ था? 1191 में। मोहम्मद गोरी को क्या किया? पराजित किया। फिर मोहम्मद गोरी ने 1192 में तराइन के द्वितीय युद्ध में पृथ्वीराज चौहान को पराजित किया। फिर आगे हम देखते हैं चंदेल वंश। चंदेल वंश कहाँ? ये बुंदेलखंड। चंदेल वंश का संस्थापक क्या था? दंतुक था। नंतुक लिखा है। इस वंश के प्रमुख शासक यशोवर्मन, धनदेव और गंगदेव थे। चंदेल शासकों ने विश्व प्रसिद्ध खजुराहो के मंदिर का निर्माण करवाया। ये बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है कि खजुराहो के मंदिर का निर्माण किसने करवाया? तो किसने करवाया? चंदेल राजाओं ने। चंदेल राजाओं ने शिव, विष्णु तथा जैन तीर्थंकरों को समर्पित कई मंदिर बनवाए, जिसमें खजुराहो का कदरिया महादेव मंदिर अपनी बनावट के लिए प्रसिद्ध है। ये सभी मंदिर पीले रंग के बलुआ पत्थर से बने हैं। फिर आगे देखते हैं परमार वंश। परमार वंश, इस वंश की स्थापना उपेंद्र ने मालवा क्षेत्र में की थी। इस वंश के प्रमुख शासक मुंज तथा राजभोज थे। पाल वंश जो कि कहाँ था? बंगाल में। इस समय उत्तर भारत में राजपूत शासकों का राज स्थापित था। उसी समय गोपाल ने बंगाल और बिहार में पाल वंश की स्थापना की। गोपाल के बाद उसका पुत्र धर्मपाल शासक बना। धर्मपाल ने विश्व सुप्रसिद्ध विक्रमशिला विश्वविद्यालय की स्थापना की। ये इंपॉर्टेंट है कि विक्रमशिला विश्वविद्यालय की स्थापना किसने की? धर्मपाल ने। फिर हम देखते हैं पाल वंश के प्रमुख शासक गोपाल, धर्मपाल, महिपाल, नयपाल व रामपाल थे। 12वीं शताब्दी के अंत में पाल वंश का अंत हो गया। बंगाल का सेन वंश। सेन वंश कहाँ संबंधित है? बंगाल से।
सामंत सेन ने बंगाल में सेन वंश की स्थापना की। सामंत सेन, वल्लाल सेन, लक्ष्मण सेन, यशोवर्मन, धंग, कीर्तवर्मन और परमार्थी वंश सेन वंश के प्रमुख शासक थे। बंगाल के सेन वंश के शासक लक्ष्मण सेन के समय जयदेव ने संस्कृत भाषा में गीत गोविंद की रचना की। गीत गोविंद की रचना किसने की? जयदेव ने। किसके शासनकाल में? लक्ष्मण सेन के। किस वंश से संबंधित है? सेन वंश। सेन वंश कहाँ है? बंगाल का। कोणार्क का सूर्य मंदिर गंग वंश के शासक नरसिंह प्रथम ने बनवाया। इसको आपको याद रखना। कोणार्क का सूर्य मंदिर कहाँ है और किस वंश ने शासक ने बनवाया था। यह मंदिर रथ के आकार का है जिसमें 12 पहिए हैं, 7 घोड़े इस रथ को खींचते हुए दर्शाए गए हैं। फिर आगे देखते हैं राजपूत कालीन समाज शासन व्यवस्था। राजपूत काल में सामंती व्यवस्था की शुरुआत होने लगी जिसमें सामंत प्रत्येक वर्ष एक निश्चित आय अधिपति को देते थे। 7वीं से 11वीं शताब्दी के उत्तर भारत में वर्तन और पारिश्रमिक की जगह बड़े पैमाने पर भूमि अनुदान मिलने लगा। भूमि अनुदान की प्रथा से राजा की शक्ति बहुत घटने लगी। सामाजिक व्यवस्था क्या थी? राजपूत काल में समाज में योद्धा तथा शासक वर्ग मुख्य थे। राजपूतों में साहस, आत्मसम्मान तथा आतिथ्य का भाव था। ब्राह्मणों को समाज में उच्च स्थान प्राप्त था। बाल विवाह, सती प्रथा का प्रचलन हो गया। विधवा विवाह वर्जित था। महिलाओं को सामान्य अधिकार प्राप्त थे। इस समय वर्ण व्यवस्था कठोर हो गई जिसके कारण लोगों को मानसिक सोच संकुचित हो चुकी थी। शिक्षा एवं साहित्य क्या था? राजपूत शासकों के समय आश्रमों, पाठशालाओं, विश्वविद्यालयों में शिक्षा दी जाती थी। 7वीं से 11वीं शताब्दी में उत्तर भारत में शिक्षा के प्रमुख केंद्र कौन थे? नालंदा था, विक्रमशिला, उज्जैनी, कन्नौज, काशी, धारानगरी आदि प्रमुख शिक्षा के केंद्र थे। इस काल में नाटक, काव्य ग्रंथ लिखे गए जैसे राजशेखर की बाल रामायण, भारवी की किरातार्जुनीयम, माघ का शिशुपाल वध, कल्हड़ की राजतरंगिणी, चंद्रवरदाई की पृथ्वीराज रासो और वीर गाथा काव्य हिंदी में लिखा गया। फिर देखते हैं मंदिर निर्माण। राजपूत काल में उत्तर भारत में मंदिर नागर शैली व दक्षिण भारत में द्रविड़ शैली के बने। नागर शैली के मंदिर उत्तर भारत में बनने लगे और दक्षिण भारत में क्या? द्रविड़ शैली में। उत्तर भारत के मंदिर के शिखरों का आकार टेढ़ी रेखाओं से घिरे हुए ठोस मीनार की बात रहता था। मध्य में खुला हुआ, ऊपर एक बिंदु का आकार समाप्त हो जाता। उदाहरण लिंगराज मंदिर जो कि उड़ीसा के भुवनेश्वर में है। फिर आगे देखते हैं दक्षिण भारत के मंदिरों का शिखर पिरामिड की तरह दिखते थे जिसमें कई खंड होते थे। प्रत्येक खंड क्रमशः ऊपर की ओर अपने नीचे वाले खंड से छोटा हो जाता था और सबसे ऊपर जाकर छोटे व गोल टुकड़े में हो जाता था। दक्षिण भारत के मंदिरों में स्तंभों का मुख्य स्थान था। उत्तर भारतीय और तथा दक्षिण भारतीय मंदिरों में अंतर मुख्यतः मंदिर के शिखर के आकार में होता था। मंदिर धन धान से परिपूर्ण थे जो भारत में विदेशी आक्रमणों का मुख्य कारण बने। दक्षिण भारत देख लेते हैं थोड़ा सा। उत्तर भारत को दक्षिण भारत से विंध्य पर्वत एवं नर्मदा नदी अलग करती थी। कौन? विंध्य पर्वत और नर्मदा नदी थी। विंध्य पर्वतमाला से लेकर कन्याकुमारी तक विशाल भूभाग को दक्षिण भारत कहते थे। हिंद महासागर, अरब सागर और बंगाल की खाड़ी के मिलन बिंदु कन्याकुमारी स्थित है। इन भौगोलिक विविधताओं के बीच 6वीं से 11वीं शताब्दी में के मध्य राष्ट्रकूट, चालुक्य, पल्लव, चोल वंश का दक्षिण भारत में उदय हुआ। फिर देखते हैं राष्ट्रकूट वंश। राष्ट्रकूट वंश का संस्थापक दंतीदुर्ग था। इन्होंने अपनी राजधानी मानखेत को बनाया जो आधुनिक सोलापुर महाराष्ट्र के निकट थी। दंतीदुर्ग के बाद कृष्ण प्रथम शासक बना। कृष्ण प्रथम ने विशाल चट्टान को काटकर एलोरा का कैलाश मंदिर का निर्माण करवाया। इसको याद रखना है कि जो एलोरा का कैलाश मंदिर है इसका निर्माण किसने करवाया?
तो कृष्ण प्रथम ने। फिर आगे देखते हैं हम चालुक्य वंश। चालुक्य वंश का संस्थापक पुलकेशिन प्रथम था। इन्होंने वातापी को अपनी राजधानी बनाया। चालुक्यों की राजधानी क्या थी? वातापी। वातापी आधुनिक नाम बादामी है, जो कर्नाटक राज्य के बागलकोट जिले में स्थित है। इस वंश का प्रतापी शासक पुलकेशिन द्वितीय ने उत्तर भारत के सम्राट हर्षवर्धन से युद्ध में पराजित किया था। चालुक्य शासकों ने कई मंदिर निर्माण कराया, जिसमें वातापी का विरूपाक्ष मंदिर प्रसिद्ध है। फिर आगे देखते हैं पल्लव वंश। पल्लव वंश का संस्थापक सिंह विष्णु थे। पल्लव वंशकों ने कांचीपुरम को अपनी राजधानी बनाया। इस वंश के शासकों ने एक विशाल पत्थर को काटकर चेन्नई के समीप महाबलीपुरम का रथ मंदिर को निर्माण कराया। तो महाबलीपुरम का जो रथ मंदिर है वो पल्लव शासकों ने बनवाया था। इन शासकों के समय दक्षिण भारत में संस्कृत भाषा की विशेष उन्नति हुई। तो किसके शासनकाल में? पल्लव वंश के। फिर अगला देखते हैं चोल वंश। चोल वंश एक प्राचीन राजवंश है। चोल वंश का उल्लेख अशोक के शिलालेख में मिलता है। दूसरी शताब्दी में करिकाल नामक शासक ने बहुत से राज्यों को जीता था। 8वीं शताब्दी में विजयालय ने पुनः चोल वंश को सर्वोच्चता को स्थापित किया। तंजौर को अपनी राजधानी बनाया था। किसने? चोलों ने। चोल शासक राजेंद्र प्रथम ने संपूर्ण श्रीलंका को जीता था। पूछा जाता है कि संपूर्ण श्रीलंका को किस चोल शासक ने जीता था? राजेंद्र प्रथम ने। फिर आगे देखते हैं शासन व्यवस्था। शासन व्यवस्था दक्षिण भारत के राज्यों की शासन व्यवस्था में राजा सर्वोपरि था। चोलों की शासन प्रणाली बहुत विकसित और व्यवस्थित थी। समस्त साम्राज्य को राष्ट्रम कहते थे। प्रांतों को मंडपम, मंडलम और जनपद को नाडु, गांवों को कुर्रम कहा जाता था। स्थानीय सुशासन या पंचायती राज की शुरुआत चोल प्रशासन की से होती है। बहुत ही इम्पोर्टेंट है कि स्थानीय सुशासन या पंचायती राज की शुरुआत किस शासन से होती है? चोल शासन से। फिर आगे देखते हैं सामाजिक स्थिति। दक्षिण भारत का समाज वर्ण व्यवस्था पर आधारित था। धार्मिक स्थिति दक्षिण भारत के शासक हिंदू धर्म को मानने वाले थे। अन्य धर्मों के प्रति उदार थे। आदिगुरु शंकराचार्य ने उत्तर, पूर्व, दक्षिण और पश्चिम क्षेत्रों में मठों की स्थापना की। इन्होंने आत्मा और परमात्मा को एक बताया। 11वीं शताब्दी में दक्षिण भारत के रामानुजाचार्य ने शक्ति और ज्ञान को ईश्वर प्राप्ति का साधन बताया। ये इम्पोर्टेंट है कि किसने शक्ति और ज्ञान को ईश्वर प्राप्ति का साधन बताया? तो रामानुजाचार्य ने। फिर देखते हैं कला साहित्य को बढ़ावा। दक्षिण भारत के राज्यों को मंदिर निर्माण में विशेष रुचि थी। इन मंदिरों के शिखर आयताकार, ऊंचे और कई मंजिलों के होते थे। तंजौर में 14 मंजिल वाला बृहदेश्वर, कहाँ है बृहदेश्वर मंदिर? तंजौर में। कितना मंजिला है? 14 मंजिला का निर्माण चोल राजाओं ने कराया। पल्लव राजा नरसिंह वर्मन द्वितीय के राज्यसभा में महान संस्कृत कवि दंडी थे। तमिल भाषा में रामायणम की रचना किसने की? कम्मन ने की थी। आय के स्रोत व्यापार व कृषि थे। दक्षिण भारत में मसालों का उत्पादन होता था। पल्लव वंश का महाबलीपुरम बंदरगाह, जो स्थानीय व सुदूर व्यापार के कारण राजकोष की आय के लिए बहुत महत्वपूर्ण थे। दक्षिण भारत के राज्यों का श्रीलंका, निकोबार द्वीप समूह, मलाया द्वीप, सुमात्रा, कंबोडिया और इंडोनेशिया आदि देशों से व्यापारिक संबंध थे। दक्षिण भारत का विदेशों से संपर्क। चोल वंश के राजा राजेंद्र चोल प्रथम के पास बहुत बड़ी जल सेना थी, जिसकी सहायता से दक्षिण पूर्व एशिया के भूभागों श्रीलंका, निकोबार द्वीप समूह, मलाया द्वीप समूहों में अपने संपर्क बनाए और अधिकार किया। फिर देखते हैं पल्लव राजाओं ने सुमात्रा में अपनी बस्तियां स्थापित की, जो भारतीय संस्कृति के प्रसार में महत्वपूर्ण केंद्र बन गए। अंकार वाट या बोरोबुदर का मंदिर, अंकार वाट का मंदिर कंबोडिया में स्थिर है। यह मंदिर विश्व
की धरोहर है। इस मंदिर की दीवारों पर रामायण महाभारत की कहानियाँ उभरी हुई मूर्तियों में अंकित है। संसार का सबसे बड़ा विशाल मंदिर बोरोबुदर कहाँ है? इंडोनेशिया में। कुछ अन्य महत्वपूर्ण तथ्य देख लेते हैं बस। इसमें है धौलावीरा। धौलावीरा कहाँ है? हड़प्पा सभ्यता का पूरा स्थल गुजरात में है। पूछा जाता है धौलावीरा किस राज्य में अवस्थित है, तो ये धौलावीरा गुजरात में है। यहाँ हड़प्पा कालीन नगर निर्माण योजना जल निकास प्रबंध के साक्ष्य प्राप्त हुए हैं। फिर देखते हैं सारनाथ स्तूप। सारनाथ का उत्तर प्रदेश में स्थित यह स्तूप धम्मेक स्तूप का निर्माण मौर्य वंश के अशोक ने करवाया था। महात्मा बुद्ध ने सर्वप्रथम अपना उपदेश सारनाथ में ही दिया था। तो अब महात्मा बुद्ध ने अपना पहला उपदेश कहाँ दिया था? सारनाथ में ही दिया था। फिर आगे देखते हैं रुम्मनदेही अभिलेख। यह अशोक के रुम्मनदेही अभिलेख का अंश है जो लुम्बिनी नेपाल से प्राप्त हुआ था। इस अभिलेख में अशोक ने घोषणा की थी लुम्बिनी में उपज का 8वां भाग कर के रूप में लिया जाएगा। फिर कुछ तथ्य देखते हैं। विश्व का सबसे बड़ा महाकाव्य महाभारत है। अलेक्जेंडर कनिंघम को भारतीय पुरातत्व विभाग का जन्मदाता माना जाता है। लंदन स्थित ब्रिटिश म्यूजियम विश्व का सबसे बड़ा संग्रहालय है। वैदिक काल में पूर्व चित्रात्मक लिपि थी। अब ध्वनि के आधार पर अक्षरों का विकास होने लगा। अक्षरों को मिलाकर शब्द और शब्दों को मिलाकर वाक्य बनने लगे। ब्राह्मण ग्रंथ की रचना यज्ञ के विधान और क्रियाओं को समझने के लिए की गई। प्रत्येक वेद को अपने अपने ब्राह्मण ग्रंथ थे। ऋषभदेव जैन धर्म के संस्थापक और प्रथम तीर्थंकर थे। प्रमुख पुराण और उनसे संबंधित वंश, जैसे विष्णु पुराण किस वंश से संबंधित है? मौर्य वंश से। मत्स्य पुराण किससे संबंधित है? आंध्र सातवाहन वंश से। वायु पुराण किससे संबंधित है? गुप्त वंश से। फिर हम आगे देखते हैं बुद्ध के जीवन से संबंधित बौद्ध धर्म के प्रतीक, जैसे जब गर्भस्थ हुए तो हाथी प्रतीक है। जन्म के समय कमलिया एवं सांड है। ज्ञान के समय पीपल है। बोधि वृक्ष जिसे कहते हैं। महापरिनिर्वाण जब मृत्यु हुई स्तूप। निर्माण पद चिन्ह है। गृह त्याग को घोड़ा से दर्शाया गया है। फिर देखते हैं अन्य संप्रदाय व संस्थापक और मत, जैसे संप्रदाय क्या है? दशनामी संप्रदाय। मत क्या है? अद्वैतवाद। और संस्थापक कौन थे? आदि शंकराचार्य। फिर वैष्णव संप्रदाय विशिष्टाद्वैतवाद। संस्थापक कौन थे? रामानुज। ब्रह्म संप्रदाय द्वैत मत है। आनंद तीर्थ जिसे माधव कहते हैं, ये संस्थापक थे। रुद्र मत शुद्ध द्वैतवाद। वल्लभाचार्य या विष्णु स्वामी ने कहते हैं, ये संस्थापक है। सनक संप्रदाय का मत क्या है? द्वैताद्वैत। और संस्थापक निम्बार्क हैं। फिर आगे हम देखते हैं, यहीं तक था। आज ये प्राचीन इतिहास खत्म हुआ। आप लोग आराम से इसे देखिए 1-2 बार, उसके बाद बुक पढ़िए। कुछ इसमें बहुविकल्पीय प्रश्न हैं जिसको टेलीग्राम पे हम करा देंगे। उसके बाद अगला जो वीडियो होगा वो मध्यकालीन इतिहास पर होगा। आप लोग चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए और शेयर भी कर दीजिए। धन्यवाद।